पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल वर्ल्ड में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा था, व्हाट इज फिजिक्स एंड स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग उससे आगे पढ़ाई करेंगे। ये जो चैप्टर हैं, जो क्लास चैप्टर 1, ये जाहिर है कि तुमको जो इससे जो क्वेश्चंस हैं जेई नीट इन सबों में नहीं पूछे जाते हैं, और ये इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स हैं जिसको फिजिक्स के सामान्य नॉलेज हैं के लिए इनको बताया गया है। और तो इसे बहुत से जो कंसेप्ट हैं एक बार में स्टूडेंट को इसमें समझ में भी नहीं आते हैं। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि एक बार में अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो, तो उसको जाहिर है कि बाद में भी तो पढ़ सकते हो। और इसको ये जस्ट फॉर इंटरेस्ट है, इसका कोई जो सामान्य एवोल्यूशन के लिए इस टॉपिक को नहीं रखा गया इस चैप्टर में। तो 1.3 जो है हमारा है टॉपिक है, इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सारे वीडियोस राइट ट्वेल्व के ऐप पर अपलोड हैं। इसे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। जिस स्टूडेंट को पूरे सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में गाइड के रूप में या मेंटोर के रूप में ऑप्ट करना है, तो वो हमारे मोबाइल नंबर 9470831441 पर डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। और किसी भी टॉपिक में उसे दिक्कत हो तो वह हमसे अपने लिए टाइम भी अलॉट करा सकता है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा राइफल ऐप पर लाइव क्लासेस की भी सुविधा है, जहाँ पर अगर स्टूडेंट को लाइव क्लास की ज़रूरत है तो वहाँ भी वह अटेंड कर सकता है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी 1.3। तो फिजिक्स जो है तुमको फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो हम लोग के सामने जो कि बहुत से जो इक्विपमेंट बने हुए हैं, जैसे कि अभी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, फैन यूज़ कर रहे हैं, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, तो ये जितने भी इक्विपमेंट हैं ये फिजिक्स से किसी न किसी लॉ से रिलेटेड है। तो ये जो फिजिक्स के जो लॉज हैं, ये फिजिक्स के लॉ से हम लोग जो इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, इंजीनियरिंग जो उसका एक ब्रांच है जो कि टेक्नोलॉजी को क्या करता है, क्रिएट करता है, और सोसाइटी को उसका लाभ मिलता है उस टेक्नोलॉजी का। तो फिजिक्स जाहिर है कि अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा सोसाइटी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। फिजिक्स के जो नेचर के जो लॉज हैं, जो हम लोग स्टडी करते हैं, उस लॉ के आधार पर हम लोग कुछ इक्विपमेंट को डेवलप करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए, के कंफर्ट के लिए, उसके बेसिक नीड के लिए आवश्यक होता है। जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए। तो फिजिक्स जो है तुमको ये जो तुम्हारे हैं, ये तुमको जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में कहें, जो स्टीम इंजन जो बना तुमको, जो थर्मोडायनेमिक्स के नॉलेज से जो सबसे पहले स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ, उसकी टेक्नोलॉजी बनी, तो वह पूरे जो है यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन जो जहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ इंजन का, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया उसके बदौलत, उस टेक्नोलॉजी के बदौलत। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इतना इफेक्ट होता है, अभी जो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजीज है, जो यूएसए में जितना ज़्यादा इसकी क्रिएशंस हुई है, ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी बनाया गया है, ये अभी वह पूरे वर्ल्ड को यूएसए इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत लीड करता है। तो फिजिक्स के टेक्नोलॉजी जो है तुमको, जो कि चाहे ये टेक्नोलॉजी चाहे वार टाइम हो, पीस टाइम हो, सब जगह काफ़ी यूजफुल होते हैं। जितने भी टेक्नोलॉजी जो है वार टाइम में भी देख लो, जितने भी जो बने हुए हैं, न्यूक्लियर बम से लेकर के तुमको जो भी तुम्हारा मिसाइल्स वगैरह जितने हैं, रॉकेट, ये सारे फिजिक्स के टेक्नोलॉजी को, फिजिक्स के को यूज़ करके, उसके टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही बनाए गए हैं, और जो सोसाइटी को डिफरेंट टाइप के लाभ देते हैं। तो एक तो हो गया तुमको फिजिक्स जो है तुमको क्या करता है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जन्म देता है, फिजिक्स लीड्स टू टेक्नोलॉजी। तो लिख लेते हैं फिजिक्स लीड्स टेक्नोलॉजी। बट कुछ सर्टेन टाइम कुछ इसका उल्टा भी होता है, कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि फिजिक्स को जन्म देते हैं। फिजिक्स लीड्स टेक्नोलॉजी, जैसे कि तुमको है सिलिकॉन जो है तुमको, सिलिकॉन चिप डेवलप्ड by physics leads to computer technology। कंप्यूटर डिजिटल सर्किट को इसने डेवलप किया। जैसे तो इसके जो है तुमको कंप्यूटर के द्वारा टेक्नोलॉजी को, जैसे कि तुमको जो है थर्मोडायनामिक्स, जो है तुमको थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू स्टीम इंजन एंड रेफ्रिजरेशन। जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लीड्स टू, जैसे कि तुम्हारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम लोग का, जैसे कि फैन है तुम्हारा, ये सब तुम्हारे क्या हो गया, फैन तुम्हारा है जो कि तुम्हारा जो कि और भी जो इक्विपमेंट है, मोटर है, जनरेटर है, ये सब तुम्हारा क्या होगा, इसके द्वारा ये सब बने हुए हैं जो कि सोसाइटी को हर तरह से ये लाभ दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी टेक्नोलॉजी होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी लीड्स टू फिजिक्स, टेक्नोलॉजी लीड्स टू फिजिक्स मतलब कि पहले टेक्नोलॉजी ही बना, उसके आधार पर कुछ फिजिक्स के लॉज जो हैं उसके अकॉर्डिंगली बनाए गए। जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी helps in preparation, helps in generation of physics technology, generation of electrodynamics, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के प्रिंसिपल को जनरेट करने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में के बहुत से प्रिंसिपल को इन्होंने जनरेट करने में मदद किया। तो ऐसे भी होते हैं जो फिजिक्स में टेक्नोलॉजी भी बनाते हैं जो सोसाइटी को क्या करते हैं, ये तुमको ये लीड करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद है तुमको ये सब जो टॉपिक्स है तुम्हारे, ये तुम्हारे सामान्य नॉलेज के लिए हैं। इसके चैप्टर्स के जाहिर है कि तुमको एस्पेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, तो ये तुम्हारा होगा इस टॉपिक का। और जैसे फिजिक्स के जो तुम्हारे जो सोसाइटी को जो दिए गए फिजिक्स में आज तक जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे न्यूटन है, आर्किमिडीज हो गए, या तुमको फर्मी है, मेनी साइंटिस्ट, बोर, काफी साइंटिस्ट, रदरफोर्ड, काफी के नाम लिए जा सकते हैं। इन लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में, इसको एक लिस्ट में तुम्हारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, टेबल 1.1। उसके बाद जो इक्विपमेंट बनाए गए हैं उसमें फिजिक्स से किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसके लिए टेबल है तुमको 1.2। तो जाहिर है उस टेबल का हम लोग यूज अभी इसमें नहीं कर रहे हैं, तुम चाहो तो उस टेबल को जाहिर है देख सकते हो किस, तो उसमें टेबल 1.1 में दिया हुआ है कोई कौन सा प्रिंसिपल किस साइंटिस्ट ने दिया, उनके कंट्री का नाम क्या है। और जाहिर है कि इस टाइम में देख सकते हो तो बहुत से कंट्रीज जाहिर यूरोपियन कंट्रीज का उसमें डोमिनेशन मिलेगा। अभी इधर के वर्षों में यूएसए का है, इंडिया के भी कुछ साइंटिस्ट का उसमें योगदान का नाम उसमें दिया हुआ है। और कुछ इक्विपमेंट हैं जो कि किस प्रिंसिपल को यूज करके बने हैं उसको टेबल 1.2 में दिए गए हैं। जाहिर है टेबल को देख सकते हो, इसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। और इस टेबल को आराम से देखा जा सकता है, कोई भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लो उसी को। जाहिर है दूसरा बात ये भी ध्यान रहे कि जेईई और नीट के एग्जाम में कोई भी ऐसे थ्योरीज नहीं पूछे जाते हैं, या जिनको क्लास 11-12 के जो इवोल्यूशन के एग्जाम होते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते कि इस थ्योरी को किन्होंने डेवलप किया, उसकी कंट्री क्या है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए उन सबों को जस्ट जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से तुम उसे देख सकते हो, और इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि हमें जेईई नीट या 11-12 के जो एवोल्यूशन के एग्जाम होंगे उसमें नहीं पूछे जाएंगे। तो इसे जस्ट जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से इसे देख लेना है, और उसको बहुत ज्यादा इंफेसाइज करने की इसमें जरूरत नहीं। तो 1.4 में तुम्हारा है फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस। जाहिर है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जैसे फोर्स देखते हैं, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स हो गया, वाटर कहीं पे प्रेशर लगा रहा है, दैट इज वाटर ड्यू टू फोर्स है, सरफेस टेंशन के फोर्स हैं, जैसा नाम अभी अगर नहीं सुने हो तो विस्कोसिटी है, ये सब न्यू नेम हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कारण फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोग सुनते हैं, फ्रिक्शन के फोर्स हैं। तो इन सब फोर्स को जाहिर है कि ब्रॉडली हम लोग जो नेचर में अगर इसका स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस है, तो 4 टाइप के फोर्स में इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। 4 टाइप ऑफ फोर्सेस इन नेचर, 4 टाइप ऑफ फोर्सेस इन नेचर। और इसके भी जाहिर है कि यूनिफिकेशन की फिर बाद में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो पहले 4 टाइप के फोर्सेस कौन है? पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जाहिर है कि एक्ट बिटवीन मासेस, एक्ट बिटवीन
मास है, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया है, जिसको कि पढ़े हुए क्लास 9 में तुम्हारा था। ग्रेविटेशन फोर्स का तुमने न्यूमेरिकल फार्मूला ही पढ़ा होगा, F=G(m1m2/r²। और ये जाएगा कि तुमको इस जो फोर्सेज है इसके डिटेल्स जो तुम्हारे वीडियोज हैं, इसके जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से जो बनाए गए हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो हमारा चैप्टर 5 होगा उसमें इन सारे फोर्सेज को अलग से बताया गया है, काफी डिटेल में उसको दिया गया है। तो वहाँ यहाँ पर अभी उसके इंट्रोडक्शन दिए जाएंगे और थोड़े से इसके बारे में जो सामान्य जान नॉलेज है उसको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी नॉलेज के लिए तुम इसको चैप्टर 5 का जो तुम्हारा जो जस्ट इस चैप्टर 5 जो स्टार्ट हुआ है राइफल का जो ऐप पर या तुमको यूट्यूब चैनल पर जो अपलोड है जो वीडियो, उसमें तुमको चैप्टर 5 में जो तुम्हारा है, चैप्टर 5 में पहला जो टॉपिक फोर्सेज ही दिया गया, वहां भी तुम इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो आगे। तो ये जो तुम्हारा हो गया F=G(m1m2/r²। तो G जो हो गया तुम्हारा, इसमें G जो वैल्यू आ गया तुम्हारा, ये तुमको G का वैल्यू होता है तुमको 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फोर्स का हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया। तो ये जो तुम्हारा है इट इज वीक, मतलब ये तुमको जो है जब ये कंपैरेटिवली देख सकते, ये जो क्वांटिटी है काफी छोटा है, इसलिए ये कंपैरेटिवली क्या होता है दूसरे से, ये मास के कारण लगता है और ये अट्रैक्टिव होता है, ये अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। दूसरा जो फोर्स है तुमको, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू चार्ज, ये चार्ज कारण फोर्स होता है। चार्ज चाहे मूविंग हो या चार्ज तुमको स्टैटिक हो, तो स्टैटिक जो तुमको चार्ज के कारण जो फोर्स करता है F होता है 1/4πε0, एप्सिलॉन से बना था एप्सिलॉन Q1Q2/r²। इस फार्मूला को अभी तक तुम नहीं पढ़े होगे। तो ये Q1Q2 चार्जेस हैं, ये चार्ज हैं Q1Q2 चार्जेस, और ये तुमको कांस्टेंट है 1/4πε0। एप्सिलॉन को कहते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहा जाता है इसको, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसका वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। तो ये हो जाएगा तुमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा है। और इसका जहां तक ये वैल्यू हो गया तुम्हारा, तो ये तुमको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहलाता है, ये कांस्टेंट है। तो ये हो गया, ये तुम्हारा 1/4πε0 जो देखोगे, इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये काफी बड़ा आ जाता है, दैट इज 9 हो जाएगा तुमको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये काफी बड़ा क्वांटिटी है, जी के तुलना में इसको देखें ये बड़ा क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये काफी जो चार्ज कारण जो प्रोड्यूस होता है, ये लार्ज अमाउंट का फोर्स होता है। ग्रेविटेशन फोर्स इसकी तुलना में काफी वीक होता है। ये देखिए कांस्टेंट है 9 × 10⁻9, 6.6 × 10⁻11, जो है 10⁻20 का डिफरेंस है इसमें, 10⁻20, इट इज लार्ज डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स की तुलना में काफी स्ट्रांग होगा। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज के कारण क्रिएट होता है, जैसे कि हम लोग फ्रिक्शन फोर्सेज हैं, इसी का जो टाइप है तुमको फ्रिक्शन फोर्स, कांटेक्ट, दो बॉडी के कांटेक्ट कारण जो फोर्स लगेगा, इसके पार्ट होंगे कांटेक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इसी के पार्ट हैं, कांटेक्ट फोर्स के ही पार्ट हैं, फ्रिक्शन, ये सब तुम्हारे इसके ही पार्ट में आते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के अलावा ये सब भी, तो ये सब कहोगे तुमको इसमें क्या इलेक्ट्रिक का काम है। तो जो ये सब जो कंटेक्ट, जब दो बॉडी कंटेक्ट में आते हैं तो उसके जब रब होते हैं तो उसके कारण चार्ज एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, और उसी के कारण एक दूसरे के चार्ज के कारण क्या होगा तुम्हारा, उसमें बीच में फोर्स डेवलप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन या दो बॉडी के कंटेक्ट कारण स्प्रिंग फोर्स, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत आते हैं। ये काफी बड़े अमाउंट के होते हैं। इसका एक एग्जांपल तुमको इसको बता सकता है, जैसे कि एक पेन को अभी हम यहाँ पर पकड़े हुए हैं, तो पेन को जाहिर है कि अर्थ इतना बड़ा है, उसको इतने बड़े मास के कारण अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, लेकिन इस पेन पर जो हमारे पास जो कंटेक्ट फोर्स इसको लगाया जा रहा है यहाँ पर, ये कंटेक्ट फोर्स इतना है सफिशिएंट कि यह इतने बड़े मास के द्वारा लगाए ग्रेविटेशन फोर्स जो लगा रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कंटेक्ट फोर्स है हमारा, इसको क्या कर रहा है, इसको ये बैलेंस कर पा रहा है, जबकि छोटे से नहीं तो अगर हम मेरा उंगली तुरंत टूट जाता है, अभी हम इसको होल्ड नहीं कर पाते, बिकॉज कि इस बात का प्रमाण है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ इतना बड़ा मास लगा रहा है, उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कंटेक्ट फोर्स हमारा है उसके छोटे के द्वारा जब एक उंगली पर रख करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति जाहिर है कि अपने वेट के कारण भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता।
जो मस्कुलर फोर्स है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के श्रेणी में ही आता है। मस्कुलर फोर्स जो हमारे बॉडी का मसल्स है वह भी जो फोर्स लगा रहा है वो भी किस में आएगा, तुमको इसी में आता है, मस्कुलर फोर्स। नहीं तो तुमको क्या भाई यार बहुत बड़ा मास है तो इसके ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोग कंट्रोल बैलेंस नहीं कर पाते। और कंट्रोल बैलेंस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में काफी बड़े, ग्रेविटेशन फोर्स काफी वीक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अमाउंट काफी अधिक होता है। और इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को हम लोग आगे देखेंगे। अब जहां तक तीसरा जो सी नंबर तुम्हारा होगा, ये दो फोर्स हो गए। तीसरा नंबर जो फोर्स है तुम्हारा जिसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड नंबर जो तुम्हारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स में तुमको जहां तक है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड नंबर सी नंबर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो तुमको न्यूक्लियस जो होते हैं, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, जैसा पढ़ा होगा, जिसका साइज होता है 10⁻15 मीटर की रेंज में, ये न्यूक्लियस हो गया। और ये एटम है, तो इसका जो साइज होता है 10⁻15 मीटर के रेंज में होता है। और ये तुमको एटम का साइज होता है 10⁻10 मीटर में, साइज ऑफ एटम। तो ये जो फोर्स होते हैं, एटम अगर न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा पढ़ा होगा। न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन होते हैं तो प्रोटॉन में तुमको जाता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लगेगा तुमको, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन लगेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन सिमिलर चार्ज होल्ड कर रहा है, जाहिर है ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है चार्ज दो तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, ऐसा पढ़ा ही होगा। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा, ये रिपल्सन, रिपल्सन काउंटर बैलेंस बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स तुमको लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन मास से मतलब ये इसको चार्ज से मतलब नहीं था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबों के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये इसको काउंटर बैलेंस करता है। नहीं तो इसके जो न्यूक्लियस जो है तुमको ये सेपरेट हो जाती है, ये न्यूक्लियस जो है तुमको इसमें बहुत छोटे जगह पर प्रोटॉन प्रोटॉन रखा हुआ, जिसमें जो रिपल्सन है काफी अधिक मात्रा में है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है तुमको, और इसका जो ओरिजिन है तुमको इस फोर्स का, वह तुमको मास को एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, जैसा कि आइंस्टीन का प्रिंसिपल है E=mc² बाइंडिंग, उसके आधार पर तुमको इसको समझाया जा सकता है। तो जिसकी चर्चा तुमको अगले टॉपिक में भी कुछ करेंगे। तो ये मास और एनर्जी का इक्विवेलेंस के आधार पर इसको चर्चा की जाती है, E=mc²। एनर्जी जो तुमको है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, बाइंडिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हो गया, मास m=मास और c=वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है लाइट का स्पीड। तो ये तुमको जो मास को डिस्ट्रॉय करके, यहाँ पर जो न्यूक्लियस में क्या होता है, कुछ मास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वही एनर्जी के कारण ये तुमको जो अट्रैक्टिव जो फोर्स डेवलप होता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसके ओरिजिन जाहिर है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से निकलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से डेवलप होता है, वो मास के लॉस से होता है। ये मास जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होकर के न्यूक्लियस में क्या करते हैं, ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को क्या करता है, क्रिएट करता है। इसके जो प्रिंसिपल है, जाहिर है कुछ बातें समझ में आई होगी, कुछ नहीं भी आई होगी। जाहिर है इसका तुमको आगे जो टॉपिक्स आते जाएंगे पूरे फिजिक्स में, उन सब सारे के टॉपिक कुछ बहुत से शामिल किए गए हैं। तो कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं तुम्हें समझने में दिक्कत हो, तो आगे तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्लियरिटी रहेगी टॉपिक्स में। सारे वीडियोस तुम राइट ऐप पर जो है तुमको सबको वॉच कर सकते हो, और हमसे कभी भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो कहीं भी तो हमसे संपर्क करके 9470831441 हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा दूसरा जो तुम्हारा है इसमें टॉपिक, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बाद तुम्हारा टॉपिक आ रहा है दैट इज
वो है तुमको फोर्थ नंबर, तुमको वीक न्यूक्लियर फोर्स है। चौथा नंबर जो फोर्स है तुम्हारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं तुमको सब न्यूक्लियर फेनोमेनन में ये लागू होते हैं। जो न्यूक्लियर फेनोमेनन है उसी में ये लागू होते हैं। इट डेवलप्स inside the nucleus in nuclear phenomena। जैसे कि बीटा डीके होता है, इन बीटा डीके इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो created attracted by weak nuclear force। चाहे बीटा प्लस बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन और क्या बनता है तुमको न्यूट्रिनो बनता है, बट बीटा प्लस में ये पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बनता है। तो चाहे वो दोनों भी इन बीटा माइनस में था, इन बीटा माइनस में था, बीटा प्लस में यही तुमको जब बन जाएगा पॉजिट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो बनता है। ये सब भी तुमको ये क्या होगा, तुमको ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं। ये बीटा प्लस और बीटा माइनस ये वीक न्यूक्लियर फोर्स से अटैच करते हैं। तो ये तुमको एक अलग तरह का फोर्स है जो कि जाहिर है कि ये वीक है, बट इतना भी वीक नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स से ये बड़ा ही मतलब स्ट्रांग ही होता है। जाहिर ग्रेविटेशन फोर्स इतना कमजोर होता है कि वो तुमको इन सबों में कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे भी स्ट्रांग होता है। इन न्यूक्लियर डिस्टेंस तुमको क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर डिस्टेंस में देखें तो सबसे मजबूत हो गया तुम्हारा, हो गया स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, 100 टाइम्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इससे छोटा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर आ जाएगा तुमको वीक न्यूक्लियर फोर्स। जब ये तुमको एक पर्टिकुलर प्रोसेस में क्रिएट होता है और उससे भी कमजोर आ जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स, और जब लार्ज डिस्टेंस में ये ड्रॉप्स टू जीरो हो जाता है। लार्ज डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ड्रॉप्स टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, यानी इसका खत्म हो जाएगा। और ये नहीं तो न्यूक्लियस भी 100 टाइम्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बड़ा होता है। इस ये वीक फोर्स उससे होता है, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे कम होता है। तो ये तुम्हारा इसका जो है इसका जो एस्पेक्ट है ये तुमको बताया गया। इसके बाद है कि तो तुम्हारे टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हारा ये अब है, इसी में एक हम लोगों ने जो टॉपिक था हमारा व्हाट इज फिजिक्स में, जो कि हमारा 1.1 में था, उसमें एक आइडिया हमने कहा था कि यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन जाहिर है कि यहाँ भी 4 टाइप के फोर्सेज हैं। तो एक बात ये तो जरूरत पड़ती है कि जो तुमको इसको यूनिफाई किया जाए, कि ये जो फोर्सेज हैं इसके यूनिफिकेशन के प्रयास भी जारी हैं। और अभी तक जहां तक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को इसको यूनिफाई करके एक फोर्स में हम लोग अब हम लोग कन्वर्ट भी कर सके हैं, तो जिसको हम लोग इलेक्ट्रो वीक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि मैग्नेटिक फोर्स और जो चार्ज कारण डेवलप होते हैं, और एक ग्रेविटेशन फोर्स जो कि मास के कारण होते हैं। इन दोनों के यूनिफिकेशन के भी कोशिशें जारी हैं टुवर्ड्स यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन जो है तुमको यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसको हमने सफलता प्राप्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये दोनों यूनिफाई अब हो चुके हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रो वीक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रो वीक फोर्स
ये अभी भी ऐसे तो हम लोगों ने इसमें अभी चारों अलग अलग नहीं पढ़ा है, लेकिन ये रिसेंट के फेनोमेनन है, इसको एक इलेक्ट्रोवीक फोर्स के नाम से इसको जाना जाने लगा है। ये दोनों को एक साथ कर दिया गया है। तो जाहिर है कि उस आधार पर 3 ही फंडामेंटल फोर्स बचेगी। तो इसके भी तुमको ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इसके यूनिफिकेशन के काफी कोशिश किए गए हैं। ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिफिकेशन का प्रयास क्या है, इसका जारी है। इसके लिए तुमको आइंस्टीन ने भी अपना कुछ थ्योरी दिया था, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए थे, और जिसके लिए काफी बड़े एक्सपेरिमेंट की जरूरत थी, और उसके ये कंक्लूसिवली अभी तक इसमें अचीव नहीं किया जा सका। लेकिन इसमें काफी कोशिशें की गई है, और इसके प्रयास अभी भी साइंस में फिजिक्स को ढूंढने हैं, और इसकी कोशिश जारी है। तो जाहिर है फिजिक्स का जो आइडिया हमने बताया था, यूनिफिकेशन फोर्सेज को भी यूनिफाई करने की कोशिशें जो है की जा रही है, और जाहिर है कि आने वाले समय में हो सकता है इसे हम लोग एक ही फंडामेंटल फोर्स के दायरे में पढ़ें, क्योंकि ये भी सोचना है कि लॉ ऑफ जो नेचर होगा, नेचर का लॉ अलग अलग नहीं होगा, और उसके आधार पर ही इसको यूनिफिकेशन की कोशिश की जाती है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हमारा 1.5 में, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। फिजिकल लॉ के क्या नेचर होते हैं? लॉ जैसे तुमको जो फिजिक्स के जो लॉ बनाए गए, तो कुछ लॉ जो कंजर्वेशन के लॉ है, कंजर्वेशन लॉ है तुमको एनर्जी कंजर्वेशन जैसे, एनर्जी कंजर्वेशन, ये तुमको यूनिवर्स का एनर्जी क्या माना जाता है? एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व, ऐसा कहा जाता है। ये तुमको इसके कोई प्रूफ नहीं दे रही, ये एक हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली अपना क्या करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं, इसको प्रूव नहीं कर सकते। ये हाइपोथेसिस है जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, और इसे प्रूव नहीं किया जा सकता। बल्कि अब तुम कहोगे कि हम लोग तो एनर्जी कंजर्वेशन को, जैसे कि क्लास 9 में पढ़ता है स्टूडेंट कि एक पत्थर को यहाँ से ड्रॉप किया गया, तो मैकेनिकल जो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर mgh है, धीरे धीरे यहाँ पर देखा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके देखा, फिर ग्राउंड पे वो काइनेटिक बदल गया। तो वह क्या कर रहे हैं आप, जो है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को आप वेरीफाई कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर ये वैलिड हो रहा है। इट इज वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये सब जगह वेरीफाई होगा ऐसा बात नहीं प्रूव होता है। प्रूव का मतलब होता है कि आप किसी भी सिस्टम में ये होगा ही होगा, इसे प्रूव कर देना, और यहां पर आप ये क्या करें, इट इज द वेरिफिकेशन ऑफ लॉ नॉट द प्रूफ। तो लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन का जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन इसी में अगर कंसीडर करें हम लोग एयर फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो इसमें जाहिर कि इसमें कुछ हीट एनर्जी डेवलप हो जाएगा, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगा। अगर एयर फ्रिक्शन की चर्चा करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम बदलता जाएगा, मतलब कि वो कंजर्व नहीं रह पाएगा मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, क्योंकि वो हीट के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो जाहिर हीट एनर्जी के रूप में वो प्रेजेंट है, तो एनर्जी कंजर्वेशन इस तब भी वैलिड होगा। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी अगर हम लोग उसमें कंसीडर करेंगे तो उसमें कैपेबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो तुम्हारा हो गया कि ये तुम्हारा इसका जो लॉ है तुम्हारा। उसके बाद है तुमको कभी भी ये तुमको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के लॉ थे। तो दूसरा है तुमको लॉ प्रिंसिपल, तो एनर्जी कंजर्वेशन के जितने भी लॉज हैं, एक तुमको इसमें है एनर्जी कंजर्वेशन। अभी जैसे मैंने कहा कि एनर्जी मास जो है तुमको एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आइंस्टीन का दिया हुआ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में प्रूव किया हुआ थ्योरी है, E = mc², जिसके अभी भी चर्चा कर रहे थे। तो मास जो है तुमको न्यूक्लियर प्रोसेस में, ये न्यूक्लियर मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग जो कि अभी तक न्यूक्लियर फिजन इन सबों से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, जो कि सन का स्टार में जो सन एक स्टार है, स्टार में एनर्जी है न्यूक्लियर, स्टार निकालता है न्यूक्लियर फिजन FISSI, और जो कि तुमको न्यूक्लियर रिएक्टर जो हम लोग यहाँ पर भी जो कि चला रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर अभी बना रहे हैं।
और इसके न्यूक्लियर फ्यूजन के अभी कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्टर अभी तक नहीं बनाए जा सकते। ये तुमको सन में हो रहा है, स्टार में हो रहा है, बट अभी तक इसके कंट्रोल करके इसे न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करके एनर्जी में कन्वर्ट करने की अभी कोई इसकी जो है कोशिश अभी जारी है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जिसमें दो एक से क्या हो जाए तुमको न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसको फिर से मैं करेक्ट करता हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन FISSION, ये सन का ये है तुम्हारा, ये सन न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन ये सन का एनर्जी का सोर्स है। न्यूक्लियर फ्यूजन इसके कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन अभी करना संभव नहीं है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है तुमको, न्यूक्लियर फ्यूजन FISSION, न्यूक्लियर फ्यूजन से न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब, इससे बड़े एटम बॉम्ब, इसको जो है कंट्रोल करके भी चला सकते हैं हम लोग, और अनकंट्रोल्ड में तो एटम बम तुम्हारा हो गया, लेकिन इसके अनकंट्रोल्ड जो है तुमको न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। इसके एनर्जी करके एक पर्टिकुलर रेट से इसको चला नहीं सकते हैं अभी हम लोग, जो कि साइंटिस्ट के पास अभी नहीं है। क्योंकि सन में भी जैसे हो रहा है तो वो तो लार्ज मास है, वहां पर अनकंट्रोल्ड रूप से एनर्जी मिलता है, वो रिएक्शन जारी है, तो इसको कंट्रोल करके नहीं चलाया जा सकते हैं। तो ये तुमको ये सब जो लॉ है E = mc², तो लॉ को इसको एनर्जी का तुमको इसका जाहिर है कि इसको मतलब कि दोनों कन्वर्टेबल है एक दूसरे से, मास एनर्जी में बदलता है, एनर्जी मास में बदलता है, और इस सबों को देख करके मास को इसको हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ कहे जाएंगे। दूसरा है तुमको साइंस में लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन है, चार्ज कंजर्वेशन के भी लॉ है। तो चार्ज क्या है तुमको इस यूनिवर्स के कंजर्व है, ये भी तुम्हारा लॉ है, बेसिक लॉ है। लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो बहुत जैसे दो चीज एक दूसरे से कोलाइड करता है, उस जगह पे क्या तो उसमें बहुत तरह के फोर्सेज एक्ट करेंगे, तो फोर्स के आधार पर सोचने में उसको बनाने में हमको दिक्कत होगी, लेकिन उसमें एक प्रिंसिपल है कि उसके जो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसके लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व से हम लोग कोलिजन के जितने भी क्वेश्चंस है उसको, जितने भी जो रिजल्ट है उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से प्लेनेटरी मोशन इसी पर वर्क करता है। प्लेनेटरी मोशन जो कि हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज रिलेशन से कैपिटल का लॉ कहा था, वो भी लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है। लॉ ऑफ इक्वलिजन का थ्योरी इसमें तुमको या जितने भी इसमें हैं, तो कंजर्वेशन लॉ से ये होता है कि आप बेसिक जो फोर्सेज के जो कॉम्प्लेक्स जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी होंगी उन सबों को ये क्या करता है, लॉ इसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। तो ये कंजर्वेशन लॉ है जो कि तुमको ये सब तुम्हारे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ तुम्हारा क्या है चार्ज कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन जाहिर है कि जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जाकर के जहां पर कि तुमको न्यूटन्स के लॉ लागू नहीं होते हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में मास को कंजर्व मानते हैं, लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में मास जो है तुमको एनर्जी में कन्वर्ट होता है और E = mc², तो मास और एनर्जी भी इक्विवेलेंट में आता है, तो मास कंजर्व नहीं रहता है। और ये तुम्हारा अगर दूसरा चार्ज कंजर्वेशन की बात किया हमने, और दूसरा है तुमको मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब जो तुम्हारे कंजर्वेशन के लॉ हैं जो कि पूरे फिजिक्स को पढ़ने में क्या करते हैं, काफी हेल्प करते हैं। ये सब तुम्हारे फिजिक्स के जो बेसिक टॉपिक्स है जो कि तुमको ये सब हम लोग आगे जाकर के इस सबों का डिटेल्स भी पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन थे इसके, उसके कुछ मतलब इंट्रोडक्शन जो टाइप्स हो सकते हैं उसको हमने बताया इसको, और इसके जो एक्सरसाइज है उसको जाहिर है कि अगर तुम जनरल नॉलेज के पर्पज से तुम पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। इसके द्वारा इसको जाहिर है कि इसमें जो है तुमको इसका जो एनालिसिस है तुमको जो इसका इवैल्यूएशन है वह तुमको किसी एग्जाम में इसके नहीं की जाएंगे इस चैप्टर के, इसलिए एक बार इसको पढ़ लो। डायरेक्ट पर तुमको आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे के जो लेक्चर्स हैं, तुमको जो यूनिट एंड मेजरमेंट के जो लेक्चर्स हैं, इन सारे लेक्चर्स को आगे तुम देख सकते हो। इसको एक बार देख लिया जहाँ तक समझ में आ गया होगा, और जिसमें अगर कोई स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी टॉपिक में समझने के लिए, तो हमसे कभी भी हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करके, या तुमको ऐप पर भी हमारे नंबर दिए हुए हैं लाइव क्लासेस, वहाँ भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो और हमसे संपर्क कर सकते हो किसी भी टॉपिक में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, किसी भी जेईई नीट में, इंजीनियरिंग मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, 11-12 का पढ़ाई करना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी टॉपिक में जानकारी के लिए तुम हमसे संपर्क करो, और तुम्हें एज ए होल तुम्हें बेटर तुमको करियर की ओर हम एड्रेस करेंगे। जो भी तुम्हें दिक्कत होगी सारे को सॉल्व कर देंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।